Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for JABCAB exams, and we are going to discuss some important topic today, and this topic will be on return on assets as well as the return on equity. When we talked about profitability, जब भी बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है तो दो कंसेप्ट्स ट्रेडिशनल तरीके से यूज किए जाते हैं बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए. वन इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स, अनदर इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. सो एग्जैक्टली व्हाट दिस कॉन्सेप्ट्स आर, एग्जैक्टली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी के ऊपर बात करेंगे हमारे आज के इस सेशन के अंदर. सो वन सेकंड गाइस, माय नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को. और उसी सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा ब्यूटीफुल सा टॉपिक आता है और इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम वेयर यू कैन फॉलो अस. आप हमें फॉलो कर सकते हो आने वाले सारे सेशंस की या नोटिफिकेशंस की या कुछ चेंजेस की, इवन आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म के थ्रू आप अपनी क्वेरीज भी पुट कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आने वाले बैचेस में. सो यस, उस फॉर्म को फिल करना मत भूलेगा. लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक. तो जैसे मैंने कहा था कि किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को पहचानने के लिए ट्रेडिशनल मेजर्स होते हैं, जमाने से सालों से चल रहे हैं, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स एंड अनदर इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. अब एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है, कैसे वर्क करते हैं, इसमें कैलकुलेशंस या फॉर्मूलाज क्या होंगे, सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, अब जैसे कोई भी बिजनेस हो, बैंक हो या एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ओके, ऑब्वियसली देयर आर सम एसेट्स. जैसे बैंकों के केस में लोन्स आर द एसेट्स दे हैव. सो उसमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, आपके ऊपर लायबिलिटीज होगी, उस लायबिलिटीज के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है. रिटर्न ऑन इक्विटी की जब बात करते हैं तो बैंक जिन्होंने क्रिएट की है, द ओनर्स ऑफ द बैंक्स, दोज हु क्रिएटेड द बैंक्स विद देयर कैपिटल, सो उनके शेयर्स के ऊपर, उनके इक्विटीज के ऊपर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये भी एक फैक्टर बहुत जरूरी होता है. तो इन सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम इसकी शुरुआत करेंगे. ध्यान दीजिएगा, to make loans and to buy securities, a bank must have money which comes primarily from the bank's owners in the form of bank capital, from depositors, from money that they borrow from the other banks or by selling their debt securities. बैंक के पास पैसा तो होना चाहिए ना. इफ बैंक्स वांट्स टू इन्वेस्ट मनी समवेयर, दे शुड हैव द लायबिलिटी. अब लायबिलिटीज में क्या आएगा, जो डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा रख रहे हैं, बेसिकली बैंक्स आर बोरोइंग मनी फ्रॉम देम. बैंक्स अपने बॉन्ड सेल करती है, डेट सिक्योरिटीज सेल करती है, बैंक्स दूसरे बैंक से भी बोरो करती है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी. ये कंसेप्ट आपने पढ़ाई के वक्त पे जरूर पढ़े होंगे, मनी मार्केट के अंदर ये कंसेप्ट आते हैं. और सबसे मेन चीज है, बैंक का जो कैपिटल है, मींस ओनर्स की जो इक्विटी है, ओनर्स ने जब बैंक क्रिएट करते वक्त जो भी ऑथराइज कैपिटल, पेड कैपिटल दिया होगा, उसकी यहाँ पे बात की जाएगी. तो एसेट्स इज इक्वल टू बेसिकली लायबिलिटीज प्लस बैंक कैपिटल ओनर्स इक्विटी के, क्योंकि यही से, इसी पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे और यही से आपके पास रिटर्न्स आने वाले हैं. तो यही एक मेजर फैक्टर होता है. अब इस फैक्टर को कैसे यूज करना है रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए. रिटर्न ऑन एसेट्स डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट इट अर्न्स ऑन इट्स नेट इंटरेस्ट इनकम एंड फीस ऑन द सर्विसेज. नेट इंटरेस्ट इनकम. अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स है, मींस लोन दिया है बैंक ने, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम जब आपने डिपॉजिटर से पैसा लिया, आपने बैंक से पैसा बोरो किया, उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. तो सपोज आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5%, आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है लोन के ऊपर 7%. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो बचेगा, that will be called as a net interest income. So depends partly on the interest rate spread, which is the average interest earned on its asset minus average interest paid on its liabilities. तो liabilities के ऊपर जितना पे कर रहे हो और जितना आपको मिल रहा है, उसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें नेट इंटरेस्ट इनकम, या जिसको हम स्प्रेड भी कहते हैं. तो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड और इंटरेस्ट स्प्रेड मीन्स एग्जैक्टली व्हाट, एवरेज इंटरेस्ट रेट received on assets and average interest rates paid on liabilities. अब उसी को नेट इंटरेस्ट इनकम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एसेट्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज, वही है इंटरेस्ट अर्न ऑन सिक्योरिटीज प्लस लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग. तो उसको लिखने का अलग अलग तरीका आपके पास है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आपके पास है, बट मीनिंग आपका सेम ही आ रहा है कि आप अपने लोन के ऊपर, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितना पैसा अर्न कर रहे हो, और जो लायबिलिटीज आपके ऊपर है,
उसके लिए आप कितना पे कर रहे हो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन शोज हाउ वेल द बैंक इज अर्निंग इनकम ऑन इट्स एसेट। तो अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है, मीन्स आप कम पे कर रहे हो एंड यू आर अर्निंग मोर ऑन द एसेट्स, मीन्स चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगी, चीजें आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल तरीके से वर्क करेगी। अब देखिए इसमें एक बहुत मेजर फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने रिसेंटली देखा था जब अवर शक्तिकांता दास सर वाज द आरबीआई गवर्नर, दैट टाइम एक चीज बड़ी चर्चा में चल रही थी कि बैंक शुड इंक्रीज देयर डिपॉजिट्स, बैंकों को सेविंग्स, करंट्स, एफडी, आरडी को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज जो डिपॉजिट्स होते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। पर क्या होता है कि अगर आपके पास डिपॉजिट्स कम आ रहे होंगे तो तब बैंकों को मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ेगा बाय सेलिंग द बॉन्ड्स, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, और दे नीड टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। सो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट विल बी मच हायर। सो उससे ऑटोमेटिकली बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज आपकी लायबिलिटी वाला वो जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। वही डिपॉजिट जब आप लोगे तो आपकी लायबिलिटी वाला इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये शो करता है कि आपकी बैंक कितना सही तरीके से बिजनेस कर रही है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंक्रीज हो गई है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे। फी इनकम, नॉर्मली फीस होती है उसके ऊपर जो इनकम मिलेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, के ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी इन एवरेज टोटल एसेट कितना है, मींस नेट इनकम में हम फी इनकम ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो एवरेज टोटल एसेट, सो ये आपका रहेगा। Because income is calculated over a time period, but assets as a balance sheet factor are determined at a particular time. Particular time means आप 1 year के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। Average total asset is equal to total asset at the start of the fiscal year and total asset at the end of the fiscal year divided by 2। ये आपका एक और फॉर्मूला बनता है एवरेज टोटल एसेट को समझने के लिए, क्योंकि इनकम की जब हम बात करेंगे तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना कमाया, हम क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करते हैं, हम मंथली वाइज भी कैलकुलेशंस करते हैं, पर जब हम एसेट्स की बात करेंगे एज द बैलेंस शीट फैक्टर, सो पूरा फिजिकल ईयर देखना पड़ेगा कि फिजिकल ईयर के शुरुआत में कितने आपका टोटल एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द फिजिकल एंड एंड ऑफ द फिजिकल टोटल एसेट कितना था, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस आपके होंगे, तो ये बहुत मेजर फैक्टर आपके लिए बन जाता है। तो ये था रिटर्न ऑन एसेट्स। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बात होती है बैंक्स ओनर्स आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड बिकॉज दैट इट रिटर्न दैट दे अर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, उसके शेयर होल्डिंग्स मेरे पास आई है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मुझे कितने रिटर्न्स मिलते हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी में आएगा। ओके, सो इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द रिटर्न ऑफ एसेट्स बट आल्सो द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट अर्न द इनकम। तो सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट नहीं रहेगा, वो जो एसेट्स आपके उसकी क्वालिटी कैसी, ये बहुत मैटर करता है, उस एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी, ये बहुत मैटर करता है, उससे ऑटोमेटिक इक्विटी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ काइंड ऑफ अ मेजर फैक्टर जिसकी आजकल बहुत बात होती है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस में इसके बारे में काफी डिस्कशंस होते हैं और उसी हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉट ओनली इन बैंक्स बट एवरीवेयर, एंड दैट इज अ मेजर फैक्टर, ये बड़ा मेजर फैक्टर है। देखो, however, to purchase more assets, a bank need to pay for it either from more liability or with bank capital। बैंक कैपिटल मतलब क्या हो गया? बैंक कैपिटल मतलब ये हो गया कि जस्ट वन सेक के, बैंक कैपिटल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो ओनर्स का पैसा है उसे हम बैंक कैपिटल के अंदर डालते हैं, राइट? के, तो अगर आप बैंक कैपिटल बार बार यूज करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द रिटर्न ऑन इक्विटी। देयरफॉर इफ द ओनर्स वांट टू अर्न ग्रेटर रिटर्न, दे वुड रादर यूज लायबिलिटी than the return on own capital because that greatly increase their return। क्योंकि जब आप लायबिलिटी यूज करोगे ना तो रिटर्न्स और बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा, आप उसको लोन पे दोगे, और लोन पे देते वक्त भी आप बहुत सोच समझ के दोगे। अगर आप कैपिटल ही यूज कर रहे हो बार बार तो इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और रिटर्न्स जितने आपको मिलने हैं उतने शायद स्ट्रांगली नहीं मिलेंगे। तो कम इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर रिटर्न, सो फॉर दैट पर्पस लायबिलिटी विल प्ले अ वाइटल रोल, और यही बैंक यूजुअली इंप्लीमेंट करती है और यही कई बार कंपनीज में भी यूज किया देखने को मिलता है। When a bank increases its liability to pay for assets, it is using leverage. Otherwise, a bank's profit would be limited by the fees that it can charge and its interest rate spread। तो बाकी सारी चीजें ना लिमिटेड हो जाएगी, एक लिमिटेड एंगल में ही बैंक काम कर पाएगी, इसलिए बहुत सारी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो बहुत लिमिटेड एंगल में वर्क कर पाती है, बिकॉज लेवरेज इतना नहीं बढ़ पाता। लेवरेज का मतलब बेसिकली आपने कितना
पैसा मार्केट से उठाया हुआ है, कितनी लायबिलिटी आपकी बनी है। But the interest rate spread is limited by what a bank must pay on its liability and what it can charge on its assets. So limitations आ जाएंगे. Since banks compete with each other for the depositors and deposits compete with other investments, banks must pay competitive market rate to attract more deposits. इसीलिए मैंने कहा था during Shaktikanta Das, when he was a RBI governor, he asked banks to increase the deposits and बैंकों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन कुछ स्कीम्स लाई थी टू अट्रैक्ट द डिपॉजिट्स। मार्केट में लिटरली कंपटीशन चल रही थी, वो कंपटीशन अभी थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज रेपो रेट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, तो बट दैट टाइम वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। Likewise, banks can only charge so much for loans since there is a competition from other banks. Business can get loans by selling the debt securities, either commercial paper or bonds in the financial market. तो कंपटीशन हेवी बन जाएगी तो आपको बाकी भी टूल्स यूज करने पड़ेंगे। कई बार द बॉन्ड्स अगेंस्ट टीयर 2 कैपिटल, बॉन्ड अगेंस्ट टीयर 1 कैपिटल, ये भी शायद आपने कई बार सुना होगा। जब हम जाते हैं इन दी मनी मार्केट तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कई बार कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल पेपर सेल करते हैं, उससे भी पैसा मार्केट से बोरो किया जाएगा। Hence, interest rate spreads are not wide, so the banks can only earn more net interest income by increasing the number of loans that it makes compared with the amount of its bank capital. So loans बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जब आपका spread कम हो जाएगा, you need to increase the loans, so उसके लिए automatically leverage बढ़ेगा। तो leverage का मतलब क्या है? बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल, अभी हमने बात की बैंक कैपिटल के डिवाइडेड बाय, नाउ द रिटर्न ऑफ द ओनर्स इज इजी टू कैलकुलेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होगे? रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो। एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है और आपका लेवरेज रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगी कि वैल्यूएशन कितनी है आपकी बेसिकली। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक एसेट्स multiplied by bank assets divided by bank capital, okay, or net income divided by bank capital. So these are the calculations we have. ये फैक्टर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। बैंक कैपिटल मींस ओनर्स ना, के ओनर्स की बात करेंगे कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसके अगेंस्ट आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बैंक कैपिटल से ही कंपेयर करेंगे, ये मेजर फैक्टर है। अब सीन क्या है? द लेवरेज दैट बैंक्स यूज सिमिलर टू द बिजनेस यूजिंग डेट टू इंक्रीज द अर्निंग। वही है, आप मार्केट से पैसा बोरो करोगे तो जैसे डेट इंक्रीज करके आप अर्निंग्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, वैसे बैंकों में लेवरेज इंक्रीज करके आप अर्निंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बट इसमें लिमिटेशंस रहेंगे और जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है वो उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाएगी, नहीं तो क्या होगा कि लेवरेज बहुत बढ़ जाएगा। लेवरेज अगर इंक्रीज हो गया सो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इवन बेसल नॉर्म्स के अंदर भी मेंशन किया गया था कि 3% के लेवरेज के ऊपर अगर काम करते तो थोड़ा बेटर रहेगा, पर 3% बहुत कम हो जाता है, तो एवरी रेगुलेटरी बॉडी हैव द रूल्स फॉर इट्स लेवरेज। देखो, फॉर इंस्टेंस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। बैंक का एसेट 100 रुपए है, बैंक की लायबिलिटी 95 है और बैंक का कैपिटल 5 है, ठीक है। दिस इज द लेवरेज रेशियो का क्या हो गया? 20:1 के। सो 100/5 अगर हम करेंगे तो ये आपका लेवरेज रेशियो है। बट अगर सपोज बैंक के एसेट्स की वैल्यूएशन 5% से ड्रॉप हो गई तो बैंक का कैपिटल ना वाइप्ड आउट हो जाएगा मार्केट से, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। Okay, so to protect that banking system, the regulator restricts the amount of leverage that banks can have. लेवरेज इसलिए कंट्रोल में रखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर थोड़ी भी एसेट्स की वैल्यू ड्रॉप हो गई, क्वालिटी ऑफ एसेट्स अगर ड्रॉप हो गए ना, तो बैंक कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा, फिर कुछ मिलना ही नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी खत्म हो जाएगी, इट विल बी द एंड। दैट्स व्हाई जो आपके ऊपर लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी ऑलरेडी 95 रुपीज की लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बहुत है, तो आपको ये थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपके लिए बेटर होगी। बैंक्स एसेट में हैव एटलीस्ट 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स कैपिटल बट नॉट मच मोर। ये फैक्टर यहाँ पे कई बार यूज करते हैं, तो लेवरेज रेशियो 10 to 12 के आसपास रखने की हमेशा कोशिश की जाती है। बेसल नॉर्म्स में ऑब्वियसली बहुत सारे टर्म्स एंड फैक्टर्स मेंशन किए गए थे जिसकी यहाँ पे बात होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा। तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा।